हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको सबसे पहला टॉपिक यही होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और कैसे मैग्नेट अपना इफेक्ट फैलाता है, ये आपको बताया गया। इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जब भी हम किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो कराते हैं तो वो आपका सर्किट के चारों तरफ या कंडक्टर के चारों तरफ करंट आपका अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उस इफ़ेक्ट को बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब सबसे पहला एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताने वाले ओस्टेड ही थे। बाद में आपके एम्पियर्स ने कुछ और स्टडी करके बताया। तो ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक ऐसे सर्किट को लेते हैं जिसमें हमने एक सेल लगाया हुआ है कैपिटल ई और एक की के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया है। एक वायर आपका है ए बी और इस सर्किट के नीचे हमने एक मैग्नेटिक नीडल लिया हुआ है। हम मान लेते हैं एक मैग्नेटिक नीडल जो कि आपका इस प्रकार से रखा हुआ है, जिसमें ये वाला जो आपका पोल है वो नॉर्थ पोल है, ये आपका पोल आपका साउथ पोल है। इस प्रकार से मान लीजिए स्टार्टिंग में रखा हुआ ये नॉर्थ पोल, ये आपका क्या है साउथ पोल। जब इस मैग्नेट को इस प्रकार से हम रखते हैं और यहाँ से ये जो की है, की के थ्रू हम उसके स्विच को ऑन करते हैं तो करंट का फ्लो मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये देखा गया कि जब हम की को ऑन करते हैं और करंट ए टू बी आपका फ्लो हो रहा है तो ये देखा गया कि ये जो मैग्नेट है ऐसा, ये अपने आप को ऐसा बना ले रहा है। मतलब सीधा इस प्रकार से था तो आपका डिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में चला गया। मतलब ये जो आपका नॉर्थ पोल है वो आपका अंदर की तरफ चला गया एन डैश, और जो आपका साउथ पोल है वो आपका बाहर की तरफ चला आया एस डैश। अंदर की तरफ जो गया उसको हम डायरेक्शन यहाँ पे सपोज किए हैं वेस्ट डायरेक्शन, और जो बाहर की तरफ आ रहा है वो आपका ईस्ट डायरेक्शन है। हम ये इस प्रकार से लिए हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे आपका साउथ रहेगा। हम ये सपोज कर लेते हैं कि जब ये अंदर की तरफ जा रहा है तो ये आपका वेस्ट की तरफ जा रहा है और जो बाहर की तरफ आ रहा है वो आपका ईस्ट की तरफ है। तो ये बोला जाता है कि जब हम किसी वायर में करंट का फ्लो कराते हैं और उस वायर के पास जब हम इस मैग्नेटिक नीडल को लेकर आ रहे हैं तो मैग्नेटिक नीडल आपका इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हो रहा है। और जब हम यहाँ से की के थ्रू करंट को क्लोज कर रहे हैं, की को क्लोज कर रहे हैं, करंट बंद हो रहा है, तो आपका ये मैग्नेटिक नीडल फिर से अपने प्लेस पे इस प्रकार से चला रहा है। और फिर जब हम इसको ऑन कर रहे हैं फिर से अपने आप को ऐसा बना ले रहा है। तो ये देखा गया कि जब जब इसमें करंट का फ्लो हो रहा है तभी आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है। और हमें पता है एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है कि इस मैग्नेटिक नीडल मतलब मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करने वाला केवल और केवल ये मैग्नेट ही हो सकता है। मतलब अगर किसी मैग्नेट को आपको फोर्स लगाना है, किसी मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करना है, तो हमेशा हम ये कहेंगे कि उस मैग्नेट को केवल दूसरा मैग्नेट ही फोर्स लगा सकता है या कोई मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगा सकता है। तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं कि इस मैग्नेट के अलावा क्या दूसरा मैग्नेट है, तो हमें कहीं भी कोई मैग्नेट दिखता नहीं है। तो हम ये कहते हैं एक चीज़ हमें दिख रहा है कि जब जब हम करंट का फ्लो करा रहे हैं तब तब ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे ही करंट को बंद कर रहे हैं ये डिफ्लेक्शन बंद हो जा रहा है अपने प्लेस पे, ये आपका मैग्नेटिक नीडल आ जा रहा है। तो इससे ये बोला गया कि जो करंट है वो आपका इस मैग्नेट के चारों तरफ आपका मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। जब करंट बंद हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जा रहा है, जैसे ही करंट को हम ऑन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट हो जा रहा है। तो इससे हम ये कहते हैं ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब थोड़ा सा इसी एक्सपेरिमेंट को हम उल्टा करके देखते हैं। हमने करंट का डायरेक्शन बदल दिया। हमने करंट का डायरेक्शन पहले आपका था ए टू बी, अब सेल को बदल करके मैंने डायरेक्शन बी टू ए कर दिया। तब ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक नीडल पहले अंदर की तरफ जा रहा था, अब मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन से आपका उठ करके बाहर की तरफ, मतलब नॉर्थ पोल अब आपका ईस्ट की तरफ आएगा और साउथ पोल आपका किधर चला जाएगा, वेस्ट की तरफ। तो दोनों जगह आपका यही हो रहा है कि जब जब करंट का फ्लो होता है तभी आपका मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो इससे ये साबित होता है, इससे हम यही निष्कर्ष निकालते हैं, यही कंक्लूजन निकालते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट आपका कहीं भी फ्लो होगा तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। तो इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
कि कहीं भी करंट है तो मैग्नेट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, या ये भी बोला जा सकता है, देखिए ये जो करंट है ये कैसे बनता है, हम ये कहते हैं कि चार्ज के मोशन से बनता है। बिना चार्ज के मोशन के आपका इलेक्ट्रिक करंट बन ही नहीं सकता। तो हम ये बोलेंगे कि जब आपका इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो इसका उल्टा ये भी बोल सकते हैं कि मूविंग चार्ज आल्सो क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ओस्टेड ने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट अगर है या मूविंग चार्ज अगर है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इसके बाद हम ये केवल ये बताया गया है, ओस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन कितना करता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसको बताया बायो-सेवर्ट ने। बायो-सेवर्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया दोनों ने मिलकर के कि कितना मैग्नेटिक फील्ड कि कोई एक करंट आपका क्रिएट कर सकता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बायो-सेवर्ट का एक्सपेरिमेंट, जिसमें पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड आपका कितना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट ने अपने लॉ में, अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि किसी भी अगर वायर में करंट का फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ हम कितना मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। मतलब बायो-सेवर्ट ने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बताया कि कितना मैग्नीट्यूड हो सकता है। उन्होंने किया कि एक वायर सपोज कर लिया, मान लीजिए मैंने बोला कि ये एक वायर है जिसमें करंट का फ्लो इस प्रकार से नीचे की तरफ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है। बायो-सेवर्ट ने ये बताया कि अगर हम किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो कराते हैं और उस कंडक्टर के उस वायर में कुछ उस लेंथ का, स्मॉल लेंथ का कोई हम लेंथ लेते हैं, सपोज कर लेते हैं मैंने कुछ लेंथ यहाँ से कट कर लिया, जिसका जो लेंथ है बहुत ही कम है, कुछ वायर मैंने कट किया। जो मैं स्मॉल लेंथ का वायर लेता हूँ DL, मान लेता हूँ DL है, इस स्मॉल लेंथ को नाम दिया जाता है करंट एलिमेंट। मतलब अगर किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है तो उस वायर में जो आपको स्मॉल लेंथ कट करते हैं उस लेंथ को नाम दिया जाएगा करंट एलिमेंट। तो हम ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये वायर है जिसमें करंट का फ्लो I हो रहा है, और इस वायर से मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट है P, जिस पर हमें पता करना है, जिस पर हमें कैलकुलेट करना है कि इस वायर ने कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है। चूँकि हम ये लेंथ जो आपका ले रहे हैं, वायर का लेंथ, वो बहुत ही कम ले रहे हैं, स्मॉल लेंथ का ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो भी बहुत ही स्मॉल होगा, इसलिए उसको इंडिकेट करेंगे DB से। हमने सपोज किया कि इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है I, उसमें एक स्मॉल लेंथ DL लिया गया है, इसके कारण एक पॉइंट P है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड आपका कितना है, DB। हम ये सपोज कर लेते हैं कि इस स्मॉल एलिमेंट का, करंट एलिमेंट का P से जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लिया, वो डिस्टेंस आपका कितना है, स्मॉल r है, और ये जो आपका डिस्टेंस का जो वेक्टर है वो इस करंट एलिमेंट से कुछ एंगल पर है, जिसमें हम मान लेते हैं वो एंगल कितना है, थीटा। तो जो बायो-सेवर्ट ने, उन्होंने क्या बताया कि जो ये मैग्नीट्यूड होता है DB, ये किस पर डिपेंड कर सकता है। सीधी सी बात है, ओस्टेड ने ये बताया था कि करंट जो आपका फ्लो होता है वही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा। इसलिए बायो-सेवर्ट ने बताया कि DB आपका जो करंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फर्स्ट उन्होंने बताया, और दूसरा ये बताया कि ये जो आपका लेंथ है इस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा लेंथ का आपका वायर है। तो हम ये बोलेंगे कि DB इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू DL। मतलब करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक करंट के भी आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक चीज़ और है, ये जो आपका थीटा दिख रहा है इसके साइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड DB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इस एंगल के साइन थीटा पर आपका डिपेंड करेगा। इसके बाद एक और होता है कि डिस्टेंस आपका कितना है, इस डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, और डिस्टेंस जो आपका होता है DB इज प्रोपोर्शनल टू, जो आपका लेंथ होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लेंथ के जितना ज़्यादा लेंथ का रहेगा उतना ही आपका कम मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जितनी ज़्यादा हम दूर तक जाएंगे उतना ही कम आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो आपका ये जो डिस्टेंस होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
लेंथ के आपके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद अगर हम चारों को कंबाइन करें, अगर हम मान लें कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ, अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, कंबाइंड बोथ इक्वेशंस, तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आपका क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर। ये मेन आपका बायो-सेवर्ट का लॉ होता है। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, वो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसमें जो आपका म्यू नॉट दिख रहा है उसको परमिएबिलिटी बोला जाता है, एंड म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसमें ये चीज़ माइंड में रहे कि जो आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है वो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोला जाता है, और जो म्यू नॉट होता है उसको बोला जाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें एप्सिलॉन नॉट एक टर्म आया था, तो एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन यहाँ पे म्यू नॉट आया है, इसको बोला जाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। तो ये माइंड में रहे कि अगर हम किसी भी वायर के लिए किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फार्मूला हमेशा याद रखना है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये भी याद रखें, ये फार्मूला केवल स्मॉल एलिमेंट के लिए है। अगर आपको किसी स्ट्रेट वायर के लिए निकालना है, किसी सर्कुलर वायर के लिए निकालना है, तो आपको पहले dB निकालना होगा, फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये आपका जो फार्मूला बायो-सेवर्ट लॉ ने बताया, बायो-सेवर्ट ने बताया, उन्होंने केवल स्मॉल एलिमेंट के लिए, जिसको हम क्या नाम देंगे, करेंट एलिमेंट, इस एलिमेंट के लिए बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये होता है। ये माइंड में रहे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बायो-सेवर्ट के एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे कि स्ट्रेट वायर के लिए कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, सर्कुलर के लिए आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। थैंक यू।